खबरों का रुख करते हैं। उमेश पाल शूटआउट केस में प्रयागराज पुलिस ने 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से पूछताछ की है। माफिया अतीक अहमद के ड्राइवर और मुंशी समेत 5 लोगों से पूछताछ की गई है। करीब 6 घंटे की पूछताछ में प्रयागराज पुलिस के हाथ अहम जानकारियां लगी हैं, जिसके आधार पर पुलिस उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस कार्रवाई कर सकती है। पूछताछ में पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। प्रयागराज पुलिस ने सुबह 10 बजे से शाम करीब 4 बजे तक इन आरोपियों से पूछताछ की। इस दौरान आरोपियों का एक वकील भी मौजूद रहा। पुलिस ने सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को सीजीएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कि जुडिशियल कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही थी। सीजीएम कोर्ट ने इन आरोपियों की 2 हफ्ते की जुडिशियल कस्टडी रिमांड और बढ़ा दी है। पुलिस ने इन आरोपियों को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 29 मार्च को कोर्ट ने आरोपियों से पूछताछ की अनुमति दी थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अतीक के कार्यालय से हथियारों का जखीरा और 74,62,000 कैश बरामद किया था। उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा है। सीसीटीवी की डीवीआर पुलिस ने अखलाक की स्कूटी से बरामद की। जिस सीसीटीवी ने अखलाक को सलाखों के पीछे पहुंचाया, जिस सीसीटीवी ने बमबाज गुड्डू मुस्लिम से अखलाक की मुलाकात का राज सामने लाया, उस सीसीटीवी का सुराग पुलिस को फिल्मी अंदाज में लगा है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी। उसके 2 दिन के बाद ही अखलाक पुलिस की रडार पर था। पुलिस को इस बात के पुख्ता इनपुट मिले थे कि पिछले कई वारदातों के बाद भी अतीक शूटर्स और गुर्गों के लिए अखलाक का घर महफूज पनाहगाह है। ऐसे में पुलिस ने अतीक के बेटे असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और साबिर को पकड़वाने का टास्क अखलाक को दे रखा था। पुलिस अखलाक के घर पर दबिश दे रही थी, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। लेकिन पुलिस को जैसे ही घर के बाहर खड़ी स्कूटी दिखी तो उस स्कूटी की डिग्गी से सीसीटीवी की डीवीआर बरामद की। माफिया अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी के बाद भी एसटीएफ और पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन एक चाबी और स्कूटी ने एसटीएफ के हाथ इतने बड़े सबूत दे डाले जो अतीक और अखलाक के गठजोड़ की कहानी से पर्दा उठाने के लिए काफी है। उमेश पाल शूटआउट में अतीक के बहनोई अखलाक के परिवार पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। अखलाक की पत्नी आयशा नूरी और अखलाक की बहन को भी पुलिस उमेश पाल केस में आरोपी बनाने की तैयारी में है। माफिया अतीक अहमद की काल कोठरी का पता बदल सकता है, क्योंकि जिस जेल से अतीक खेल करता था अब उसका खुलासा हो चुका है। साबरमती जेल में सजा काट रहे माफिया अतीक अहमद को अब साबरमती जेल से जल्द ही ट्रांसफर किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से हटाकर जल्द ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। गोपनीय जांच की रिपोर्ट के आधार पर उसके जेल बदलने का फैसला लिया जा सकता है, जिसे लेकर योगी सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट से अतीक अहमद की जेल बदलने की मांग करेगी और उसे साबरमती जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने की मांग करेगी। सुरक्षा एजेंसी हमारी जो भी है, जो भी विभाग हमारा है, पुलिस विभाग इसको इन्वेस्टिगेशन में है, तो जो भी उनके सामने तथ्य सामने आएंगे और जैसा भी वो आगे की प्रक्रिया अपनाएंगे और या न्यायालय में जो भी तथ्य उनको देंगे और न्यायालय का जैसा निर्देश होगा हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही माफिया अतीक अहमद का जेल ट्रांसफर हुआ था। 3 जून 2019 को अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया था। कुछ दिन पहले गुजरात पुलिस ने साबरमती समेत कई जेलों में एक साथ छापेमारी की थी। उम्मीद है कि उमेश पाल शूटआउट केस में अगर पुलिस को रिमांड मिली तो प्रयागराज लाए जाने के बाद अतीक को वापस साबरमती जेल नहीं भेजा जाएगा। उमेश पाल के शूटआउट के बाद अतीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और गवाही देने वाले दूसरे लोगों को अपनी जान का खतरा सताने लगा है। ऐसे ही लोगों ने एक नाम से प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जीशान का, जिन्होंने अतीक गैंग पर बड़ा खुलासा किया। जीशान के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 को जेल में रहते हुए अतीक अहमद ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर अपने बेटे अली और कई गुर्गों को भेजकर उसके घर पर हमला कराया। असलों से फायरिंग कराई, साथ ही बुलडोजर के जरिए पूरे घर को तहस नहस करा दिया। जीशान ने अतीक के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कराए हैं। दोनों का ट्रायल प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट में चल रहा है। इन मामलों में जीशान खुद वादी और गवाह है। नहीं, कहीं ना कहीं देखिए इसके लोग हैं वो मेरे रिश्तेदार पच जाएंगे, ऐसा है क्या, समझाए लो, जिंदगी भर यही बीच में रहना है, कब तक लड़िए, आज प्रशासन साथ दे रहा है कल नहीं देगा। सोमवार को ही प्रॉपर्टी डीलर जीशान के मामले को लेकर पुलिस ने अतीक का बयान दर्ज किया था। अतीक गैंग से धमकी मिलने के बाद जीशान किसी अनहोनी होने से सहमे हुए हैं। उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई है। सुरक्षा करी जा रही, लेकिन जैसे मैं चाहता हूँ मुझे एक गनर दिया गया है, मेरी सुरक्षा थोड़ा बढ़ा दी जाए ताकि मैं अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ सकूं। जीशान ने शाइस्ता परवीन को लेकर बड़ा खुलासा भी किया है। बताया कि अतीक अगर खूंखार है तो उसकी पत्नी शाइस्ता बेहद शातिर है। वह खुद रंगदारी वसूलती है,
लोगों को धमकाती है, बात नहीं मानने वालों को गुर्गों के जरिए प्रताड़ित भी करती है। यूपी सरकार में उन अधिकारियों की अब खैर नहीं जिन्होंने जेल में माफिया को स्पेशल ट्रीटमेंट या मदद मुहैया कराया। यूपी सरकार ने उन अधिकारियों पर लगाम लगानी शुरू कर दी है जिन पर माफिया के मददगार होने का आरोप है। इसी के तहत यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रयागराज के उमेशपाल हत्या की पूरी प्लानिंग बरेली सेंट्रल जेल में हुई थी, जिसके बाद शासन ने बरेली सेंट्रल जेल के जेल अधीक्षक राजेश शुक्ला को निलंबित कर दिया। बरेली जेल मामले में इससे पहले 5 अधिकारी सस्पेंड किए गए थे। इसके अलावा बांदा जेल के अधीक्षक अविनाश गौतम को सस्पेंड किया गया है। बांदा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी बंद है। प्रयागराज की नैनी जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत को भी निलंबित किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जेल के महानिदेशक और जेल विभाग के सचिव के साथ अहम बैठक की थी। इस बैठक में सीएम योगी के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें जेल में गड़बड़ी करने वाले और लापरवाही बरतने की बात कही गई थी। जाहिर है इसी के बाद जेल के भीतर लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व विधायक आजम खान का दर्द भरा वीडियो सामने आया। भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहे आजम खान वायरल वीडियो में सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मुझ पर, मेरे अपनों पर, मेरे प्यारों पर गुजरे हुए 4-5 साल में जो कुछ हुआ है वो किसी से पोशीदा नहीं है। इतना ही नहीं, आजम खान ने अपने खिलाफ हो रही कार्रवाई और मौजूद समय के लोकतंत्र पर भी सवाल उठाया। अपनी आने वाली कल की नस्लों के लिए कोई ऐसा नक्शा तैयार करें जिनमें अगर उनके लिए बहुत आसानियां न हों तो वो सख्तियों को सहन कर सकें और एक नॉर्मल जिंदगी, एक आम जिंदगी गुजार सकें। दरअसल रामपुर के स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को चुनाव होने वाले हैं। 15 साल पुराने केस में बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा सुनाए जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। इस चुनाव में आजम खान के सामने अपना गढ़ बचाए रखने की चुनौती है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उपचुनाव की जिम्मेदारी आजम खान को ही सौंपेगी। रामपुर शहर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद इस बार भी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में आजम इस वायरल वीडियो में उन तमाम मुद्दों को उठाते दिख रहे हैं जिन्हें लेकर भाजपा की ओर से उन पर हमला हो रहा है। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार हो रहा है। ऐसे में सभी चुनावी दल अलग अलग रणनीति अपनी बना रही हैं। भाजपा मेगा प्लान के तहत काम कर रही है। बूथ स्तर पर भाजपा रणनीति बनाने में जुटी है। भाजपा ने निगमों के साथ साथ नगरपालिका, नगर पंचायतें जीतने का लक्ष्य भी रखा है। सरकार के काम और संगठन की शक्ति के जरिए भाजपा इस लक्ष्य को पाने में जुटी है। बूथ को मजबूत करने के लिए भाजपा ने बूथ समिति बनाई है। बूथ समिति में 1388 लोगों का चयन हुआ है, जो घर घर पहुंचकर सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत करवाएंगे, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलवाएंगे। वाराणसी में 100 वार्ड्स हैं, जिनमें 1328 बूथ पर भाजपा ने बूथ समिति का गठन किया है। हमारे पास कार्यकर्ताओं का एक बड़ा रेला है, अंबार है। हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे साथ काम कर रहे हैं। निरंतर विकास की योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। निकाय के रण में भाजपा और सपा का सीधा मुकाबला है, लिहाजा सपा का दावा है कि निकाय चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिलों के और उन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण नेताओं से सलाह मशवरा करके कोई डायरेक्शन देंगे, उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। निकाय चुनाव के लिए आरक्षण का ऐलान हो चुका है। अब इंतजार चुनाव की तारीखों के ऐलान का है, लेकिन उससे पहले ही भाजपा और सपा बाहुबली प्लान पर काम कर रही है। बीजेपी ही नहीं, निकाय चुनाव की तैयारियों में विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी बड़ी शिद्दत से लगी हुई है। निकाय चुनाव के सियासी मैदान में आरएलडी भी बड़ी रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए आरएलडी ने मंडल प्लान तैयार किया है, जिसके लिए हर दावेदार से बात और मुलाकात के साथ जीत का आंकड़ा बैठाया जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी अपनी ताकत को दिखाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। गठबंधन से मिली ताकत से पार्टी निकाय चुनाव के नतीजे बदलना चाहती है, जिसका खास फोकस पश्चिमी यूपी पर है। इसके लिए आरएलडी ने मंडल फार्मूला तैयार किया है। इसके लिए निकाय चुनाव समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसकी बैठक में समिति के पदाधिकारी मेरठ मंडल की न सिर्फ समीक्षा करने पहुंचे, बल्कि दावेदारों की ताकत भी आंकी। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पे, उन लोगों के बायोडाटा लिए हैं और वो एक हमने उसकी समीक्षा की। यूपी नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में भाजपा को रोकने के लिए यूपी के सभी जिलों से जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश भी शुरू हो गई है। जैसे गुर्जर को चौधरी साहब ने टिकट दिया खतौली का, गुर्जर के साथ जाट, मुस्लिम, अदर बैकवर्ड और सैनी सब मिल करके वो सीट निकली है। इसी प्रकार से नगर पंचायत, नगर पालिका में भी यही समीकरण बन करके और पश्चिम में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। इसके पहले शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा भी कर दी है। यूपी में एनसीईआरटी के सिलेबस को लेकर महाभारत छिड़ी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एनसीईआरटी ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए पुस्तकों में कई बदलाव किए हैं।
मुगलों के इतिहास समेत हिंदी की किताब से फिराक, गोरखपुरी की गजल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता गीत गाने दो और विष्णु खरे की कविता को भी हटाया गया है। विपक्ष अब इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर हमलावर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं। राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी सिलेबस के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा। अब तो बस मोदी की कविता लिखो, मोदी की कविता पढ़ो। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने इतिहास पर छिड़े संग्राम को लेकर विपक्ष को दो टूक जवाब दिया। कहा कि विपक्ष पहले पूरी जानकारी ले, क्योंकि उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी की पुस्तक एक ऐसी है जो एनसीईआरटी से नहीं छपवाई जाती है, वो हमारी अपनी है। उसमें हमने किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया है। इसके साथ ही 12वीं किताब के इतिहास की किताब से भारतीय इतिहास के कुछ विषय से मुगल दरबार को हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के चयन को लेकर नया आदेश जारी हुआ। शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होगा। बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का चयन अब एक ही आयोग करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न शिक्षण संस्थान में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। सीएम योगी ने प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने के आदेश दिए हैं। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नया आयोग ही कराएगा। साथ ही साथ टीईटी की परीक्षा भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। आयोग के सदस्यों में रिटायर्ड सीनियर जज और अनुभवी शिक्षाविद की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही यूनिवर्सिटी के कुलपति जैसे पद या भारतीय प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव रखने वालों को अध्यक्ष बनाया जाएगा। चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो या प्राविधिक शिक्षा हो, सबका एक आयोग बनेगा जिसके आधार पर योग शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में नवीन आयोग से ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अभी तक प्रदेश में परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए शिक्षकों की भर्ती हो रही थी। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझ पाई है। सुसाइड थ्योरी और हत्या का केस घूम रहा है और इसी बीच आकांक्षा के परिजनों को सांत्वना देने भोजपुरी स्टार पवन सिंह पहुंचे। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को अपने दरवाजे पर देख एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के पिता हाथ जोड़कर फूट-फूट कर रोने लगे। पवन सिंह ने भी गले लगाकर उनका ढांढस बंधाया। मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आहत परिवार से मिलने के बाद पवन सिंह ने जब हत्या की आशंका को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बहुत कुछ कहने की बजाय खामोश रहना ही बेहतर समझा। आपके साथ फिल्म बनाने की सजा तो नहीं मिली उसे? चलिए सब बातें कल तक पुलिसिया जांच पर सवाल उठाने वाली और लगातार सीबीआई जांच की मांग करने वाली आकांक्षा दुबे की मां ने इस बार यूपी पुलिस की जांच पर भरोसा जताया। मुझे विश्वास है, मुझे प्रशासन मुझे सब कष्ट करेगा प्रशासन, इसके लिए मुझे भरोसा है, मुझे न्याय दिलाएंगे, आरोपी गिरफ्तार। दरअसल 25 मार्च को फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आकांक्षा दुबे यूपी आई थी। आकांक्षा दुबे का शव एक होटल में पंखे से लटका हुआ मिला था। एक्ट्रेस के परिवार वालों ने इस मामले में संजय सिंह और समर सिंह पर सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में रामनवमी से शुरू हुआ बवाल अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। एक बार फिर बंगाल के हुगली में हिंसा भड़की। इस बार पथराव रिसड़ा स्टेशन पर हुआ। कल भी हुगली के रिसड़ा में हंगामा और पथराव हुआ था। इन सब के बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हुगली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। जायजा लेने के दौरान राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी उपद्रवी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार भी बेहद सख्त है। गृह मंत्री अमित शाह ने रामनवमी पर हुए दंगे और खराब कानून व्यवस्था पर ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से 3 दिनों के भीतर पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी के बाद गृह मंत्रालय ने ये रिपोर्ट मांगी है। 30 मार्च को रामनवमी से शुरू हुई हिंसा की आग अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा आगजनी पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था, जिसकी लपटें बिहार तक पहुंच चुकी हैं।
बिहार के बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी के दिन भड़की हिंसा को लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार निशाने पर। आलोचनाओं के घेरे में चल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर आलोचकों के निशाने पर है। नया विवाद इस वीडियो को लेकर है, जहां फुलवारी शरीफ में हुई एक इफ्तार पार्टी में लाल किले की तस्वीर लगी थी। बिहार में लाल किले की तस्वीर को लेकर सियासी बवाल मच गया। इस इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार के लिए विशेष मंच बनाया गया था, जिसमें मंच के पीछे लाल किले को साफ तौर पर देखा जा सकता है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के दावते इफ्तार में नीतीश कुमार के शामिल होने पर भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। उसी अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार में जश्न इफ्तार मना रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर पर भी एक पोस्टर नजर आया, जिसमें लाल किले की तस्वीर के साथ साथ नीतीश का कटआउट लगा था। इस पोस्टर पर लिखा था, देश को आपका इंतजार है, बिहार हर कदम पर आपके साथ है। जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर को 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार के पीएम पद के लिए उम्मीदवारी से जोड़कर देखा जा रहा है। आगरा में एक परिवार दबंगों के खौफ में है। नौबत अब मकान बेचने तक की आ गई। इस मकान में हर तरफ पोस्टर चिपके हुए हैं, जिनमें लिखा है, दबंगों की दबंगी के कारण ये मकान बिकाऊ है। इस परिवार का जमीन को लेकर दूसरे पक्ष के साथ विवाद चल रहा है, जिस वजह से दबंगों ने इस परिवार का गांव में निकलना मुश्किल कर दिया। मामला नेबोहरा क्षेत्र के पोखरिया गांव का है। बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ये मामला है, ये बोल रहे हैं कि हम घर से निकालेंगे, गांव से मार पीट के नहीं निकलेंगे तो गोली से मारे जाएंगे। बेइज्जती करते हैं हमारे बच्चों की, यहाँ पर रास्ते में घिरती है। जमीन विवाद का ये मामला पुलिस तक पहुँच चुका है। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। जो मामला संज्ञान में आया है वो दोनों पक्ष एक ही परिवार के भाई हैं। दोनों व्यक्तियों द्वारा घर के सामने पड़ी जमीन पे कूड़ा डालने को लेकर के विवाद है। समुचित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जमीन को लेकर यह विवाद पिछले लंबे वक्त से चल रहा है। पहले भी कई बार झगड़े हुए हैं, लेकिन विवाद का हल नहीं निकला। अब परिवार घर बेचकर पलायन करने को मजबूर है और पुलिस के सामने न्याय की मांग कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।